सरस्वत्यै नमः। सा विद्या या विमुक्तये। महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा का हिंदी विभाग अपने वर्ग तालिका के अनुसार उपस्थित है। अंतर स्नातक द्वितीय वर्ष यानी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के बीच भाषा और साहित्य के अंतर्गत दिगंत भाग 2 लेकर दिगंत भाग 2 के अंतर्गत आप पिछले 2 वर्गों में पढ़ चुके हैं। संपूर्ण क्रांति प्रथम वर्ग में आपने संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण जी से परिचय प्राप्त किया। द्वितीय वर्ग में आपने उसका सार संक्षेप को समझने का प्रयास किया। आज हम इस पाठ के अंतर्गत आपको ले चलते हैं एक ऐसे शीर्षक की ओर जो बराबर परीक्षा में पूछ दिया जाता है। यह शीर्षक है संपूर्ण क्रांति से जुड़े साहित्यकार। संपूर्ण क्रांति से जुड़े साहित्यकार। संपूर्ण क्रांति भाषण निबंध को जब आप पढ़ते हैं तो इसके प्रथम अनुच्छेद में ही कई साहित्यकारों के नाम आपको मिलते हैं। कुछ साहित्यकारों के नाम नहीं भी मिलते हैं जो संपूर्ण क्रांति में अगुवाई का काम करते हुए नजर आए थे। जयप्रकाश नारायण जी ने इस भाषण का प्रारंभ मद्रास की चर्चा से किया है। मद्रास की चर्चा के क्रम में वे ईश्वर अय्यर, गंगा बाबू और दिनकर की चर्चा करते हैं। हम कह सकते हैं ईश्वर अय्यर, गंगा बाबू, पंत, दिनकर, नागार्जुन खास रहे। ईश्वर अय्यर, गंगा बाबू, पंत, नागार्जुन, दिनकर खास रहे। नागार्जुन जी भी जेपी का बनकर आत्मोल्लास रहे। नागार्जुन जी भी जेपी का बनकर आत्मोल्लास रहे। हालांकि नागार्जुन जी का नाम इस लेख में नहीं है, लेकिन यह सभी जानते हैं कि नागार्जुन जी की हुंकार ने भी संपूर्ण क्रांति को आगे बढ़ाया। सर्वप्रथम यहाँ हम देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी ने बड़े ही आत्मीयता के साथ इन साहित्यकारों का जिक्र भाषण के प्रारंभिक अंश में ही किया है। आत्मीयता झलकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये तमाम साहित्यकार उनके आत्मीय है। बिल्कुल कहियत भिन्न न भिन्न की तरह उन्होंने तमाम रचनाओं की चर्चा भी की है और दिनकर जी के संबंध में कहा है कि उन्होंने उनसे कहा, मतलब अन्य साहित्यकारों की उन्होंने चर्चा की है। जैसे शुरू में वो लिखते हैं कि अभी अभी रेणु जी ने जो कविता कही, अभी अभी रेणु जी ने, उन्होंने स्वागत भाषण किया था, अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनना तो वह चाहते थे। मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दें या नहीं, मैंने स्वीकार किया। पंत जी से संपूर्ण क्रांति आलेख का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन तमाम साहित्यकारों में से रक्त कवि रामधारी सिंह दिनकर के प्रति जो आत्मीयता दिखाई गई है वह अन्य के संबंध में नहीं है।
वह लिखते हैं, वह कहते हैं कि उन्होंने पूछा था, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने उनसे पूछा था, आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सब की पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आह्वान में देश के तरुणों का आपने जो किया है, मैं देखता हूं, मैं देखता हूं। दिनकर जी देख रहे थे, एक दृष्टा मात्र होकर नहीं, अपितु उसमें शामिल होकर, जिसका प्रमाण उनकी अनेक रचनाएं हैं जो जयप्रकाश नारायण जी को समर्पित हैं। प्रश्न उठता यह है कि संपूर्ण क्रांति के नायक जेपी ने दिनकर की ही चर्चा गहराई से क्यों की? आगे आप लेख में पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा कि जयप्रकाश नारायण जी का विरोध जवाहरलाल नेहरू से ही था, जवाहरलाल नेहरू से ही था। वो आगे तो आपको बताएंगे कि नेहरू से ज्यादा खराब हालत इंदिरा गांधी की सरकार में हो गई, इसीलिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान करना पड़ा। लेकिन दिनकर जी की चर्चा गंभीरता से क्यों? इस संदर्भ में लोग जानते हैं कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर संसद तक भी पहुंचे थे। नेहरू जी से दिनकर खासम खास थे, तभी तो संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ही लिखी, जिसमें दिनकर को मित्र और दोस्त कहकर संबोधित किया। दिनकर का संपूर्ण क्रांति के मंच पर आना जेपी के लिए सबसे ज्यादा आह्लादक रहा, क्योंकि दिनकर भी नेहरू को जानते थे और जेपी तो विद्रोह ही नेहरू से करते रहे। दिनकर ने भी नेहरू से विद्रोह किया, नहीं किया ऐसी बात नहीं है। वे संसद में क्या पूर्ण काल तक रह सके? जी नहीं, दिनकर जी संसद में अपना पूरा कार्यकाल निभा नहीं सके, ऊब गए, व्याकुल हो गए। उनके ऊबने का एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको दे रहा हूं, जो शायद किसी पुस्तक में लिखी हुई नहीं है, क्योंकि मैं दिनकर जी के बगल में हूं। सिमरिया गांव और बीहट एक ही है। वहां के बूढ़े बुजुर्गों ने जो कहानियां कही वो मैं बता रहा हूं। हाँ, इसका प्रकाशन आज अखबार में अवश्य हुआ, वो मेरे द्वारा किया गया था। वह समय चुनाव का था। दिनकर जी अहमद मियां के चुनाव के प्रचार में बेगूसराय आए हुए थे, बरौनी पहुंचे हुए थे, सिमरिया में रुके हुए थे। अहमद मियां बारो के प्रत्याशी थे कांग्रेस के, और इधर बीहट के रामचरित्र बाबू थे जो कांग्रेस के थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। तो उन्होंने अपने पुत्र कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह जी को कम्युनिस्ट पार्टी से खड़ा करवा दिया, और वह प्रचार करने लगे कि अब उसी पगलवा को देखिए, हमको क्या देखिएगा। दिनकर जी इसी चुनावी हंगामा में पहुंच गए बरौनी, और वह एक तांगा पर चढ़कर जा रहे थे बारो गांव, जहां के रहने वाले थे अहमद मियां। वह गांव जा रहे थे, तभी बीच में बाया नदी था, उस पर एक पुल बना हुआ था। लोग भीड़ के साथ आगे से आए, कहा दिनकर जी आप उतर जाइए, आप प्रचार में मत जाइए। दिनकर जी ने कहा कि ये कैसे होगा, हमको तो कांग्रेस ने भेजा है, हम तो प्रचार करेंगे। लोग डट गए, कहा मैं आपको जाने नहीं दूंगा, और बड़े ही बेदर्दी के साथ उनके पूरे
तांगे को ही उठाकर उस पुल से बाया नदी में फेंक दिया गया था। तो दिनकर साहित्यकार रहे, राजनीति में भी कदम दो कदम आगे चले, और वह भी नेहरू जी के साथ, नेहरू जी का विरोध भी उन्होंने किया, लेकिन खुलकर उन्हें कुछ कहने का अगर मौका मिला तो वह जयप्रकाश नारायण जी के साथ ही मिला। इसलिए हम कह सकते हैं संपूर्ण क्रांति के आंदोलन को दिनकर देख रहे थे, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन को दिनकर देख रहे थे। उनका भी हुंकार मिला था जयप्रकाश के स्वर में, उनका भी हुंकार मिला था जयप्रकाश के स्वर में। दिनकर से पाशक्ति जेपी क्रांति शिखर बन आए, दिनकर से पाशक्ति जेपी क्रांति शिखर बन आए। नव भारत निर्माण हेतु संपूर्ण क्रांति के पथ पर, नव भारत निर्माण हेतु संपूर्ण क्रांति के पथ पर, मानवता के रथ पर देश सिंधु को मथ कर। इसी के साथ संपूर्ण क्रांति में साहित्यकारों की भूमिका पाठ का यहीं पर अंत हो रहा है। हम फिर अगले वर्ग में आपसे मिलेंगे। ओम शांति शांति।